सो हेलो गाइस, तो इस वीकली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में मई महीने के 4th वाले वीक का ये हमारा लास्ट वाला पार्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करके खत्म करते हैं। तो इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई? तो आंसर होगा अभिलाषा बर्राक। तो आर्मी का वो विंग जो एविएशन में काम करता है उसे कहते हैं आर्मी एविएशन विंग। तो एविएशन विंग मतलब क्या हो गया? हवाई मार्ग का उपयोग करने वाली विंग। और अभी कैप्टन अभिलाषा बर्राक इसी आर्मी एविएशन कोर में लड़ाकू पायलट के रूप में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है। एक्चुअली में भारतीय सेना के एविएशन कोर यानी कि उड़ान दस्ते में अभी तक कोई भी महिला शामिल नहीं थी, लेकिन अब ये हो गई है, तो इनका नाम इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है। ये हरियाणा से है। और आर्मी एविएशन कोर की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1986 में। तब से अभी तक इसमें कोई भी महिला शामिल नहीं थी। अच्छा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर कौन बनी? वैशाली हिवा से। और भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर कौन बनी थी? आश्रिता वी ओलेटी। और उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी थी? रितु खंडूरी। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम ये कहां पे शुरू किया गया? इंग्लिश में बोलेंगे तो ओलंपिक वैल्यूज एजुकेशन प्रोग्राम। तो आंसर होगा उड़ीसा में। तो अभी उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, उन्होंने उड़ीसा के 90 स्कूलों में ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम को शुरू किया है। और किसकी सहायता से? तो अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन की मदद से। क्या होगा इसमें बच्चों को ओलंपिक के बारे में बताया जाएगा और उन्हें खेलों में परंपरागत किया जाएगा, जिससे भारत में और ज्यादा मेडल आ सके, मेडलों की संख्या बढ़ सके। देखो, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात कर लें पहले। हेडक्वार्टर लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है और इसके प्रेसिडेंट है थॉमस बक। आप जानते हो 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक ये कहाँ पे होगी? मुंबई में होगी। और अभी जो टोक्यो ओलंपिक 2020 हुए थे, ये इसका 32वां संस्करण था। समर ओलंपिक थे ये। अगले वाले कहाँ पे होंगे? 2024 में होंगे पेरिस में। और इस बार के टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर था मिराई तोबा और टोक्यो पैरालंपिक का था सोमाइती। इसमें भारत ने 7 मेडल जीते थे, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रोंज। और इस तरह से पदक तालिका में भारत 48 नंबर पे था। जबकि इसका आधा कर दोगे तो आएगा 24, यानी कि टोक्यो पैरालंपिक में भारत की रैंक कितनी थी? 24 थी। उसमें भारत ने 19 मेडल जीते थे और जिसमें से 5 गोल्ड थे। अभी आपको बताया बीजिंग विंटर ओलंपिक हुए चाइना में, जिसका शुभंकर है बिंग ड्वेन ड्वेन और पैरालंपिक का है श्वेन रॉन रॉन। इसमें भारत ने एक भी मेडल नहीं जीता, क्योंकि एक ही तो खिलाड़ी गए थे हमारी ओर से, मोहम्मद रफीक उनका नाम है। और अभी डेफ ओलंपिक्स भी हुए थे। कहाँ पे? ये ब्राजील में हुए। तो ये भी ध्यान रख लो। बढ़ते आगे। चलिए बताइए। तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि अपना जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन सा बन गया? तो आंसर होगा कोलकाता। तो पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता और ये देश का पहला मेट्रो शहर है जिसने जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार किया है। मतलब क्या हो गया? मतलब इसमें शहर के जो फूल वगैरह हैं, जीवों की किस्में हैं, उनके साथ साथ भूमि उपयोग और मानव गतिविधियों के बारे में बताया गया है। और जैव विविधता से आपको याद आएगा, बायोडाइवर्सिटी से याद आएगा, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे 22 मई को मनाते हैं। थीम थी सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण, यानी कि बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। चलो मुझे बताओ, अभी हिमाचल प्रदेश का पहला जैव विविधता पार्क कहाँ पे बनेगा? मंडी जिले के भूलाह घाटी में। और आप जानते हो पूरे विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता ये कहाँ पे पाई जाती है? अमेजन के वर्षा वनों में। इनको धरती के फेफड़े भी कहा जाता है, ध्यान रखना। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में जारी फॉर्च्यून 500 सूची में प्रवेश करने वाली पहली क्रिप्टो कंपनी कौन सी बन गई? तो आंसर होगा कॉइनबेस। तो कॉइनबेस ये प्रतिष्ठित फॉर्च्यून 500 सूची में प्रवेश करने वाली पहली क्रिप्टो फर्म बन गई है। और इस सूची में सबसे ऊपर है रिटेल दिग्गज वॉलमार्ट, जो लगातार 10वें साल इस रैंकिंग में सबसे ऊपर है। उसके बाद अमेजन है, फिर एप्पल वगैरह है। अच्छा, फॉर्च्यून 500 ये फॉर्च्यून मैगजीन के द्वारा प्रकाशित एक वार्षिक सूची है जो कुल राजस्व के हिसाब से अमेरिका के 500 सबसे बड़ी कंपनियों को रैंक देती है। तो ये ध्यान रखना आप। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली भारतीय कौन बन गई? तो आंसर होगा पियाली बसाक। तो पियाली बसाक ये पश्चिम बंगाल की पर्वतारोही है और अभी ये बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली भारतीय बन गई है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी? 8848.86 मीटर। अगर आपसे पूछे अभी सबसे ज्यादा बार माउंट एवरेस्ट को किसने फतेह किया? 26 बार, कामिरिता शेरपा ने।
और एक ब्रिटिश पर्वतारोही भी है, केंटन कूल उनका नाम है। 16वीं बार उन्होंने पर्वत को फतेह किया, माउंट एवरेस्ट को फतेह किया, और इस तरह से सबसे ज्यादा बार चढ़ने वाले वो पहले विदेशी बने। और अभी हमने पढ़ा भी था, नेट जियो ने दुनिया का सबसे ऊंचा वेदर स्टेशन कहाँ पे स्थापित किया, माउंट एवरेस्ट पर ही। और रिदम ममानिया के बारे में पढ़ा था कि माउंट एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बन गई हैं ये, 10 साल की उम्र है इनकी। तो ये सब याद रखना, बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि CFR यानी कि कम्युनिटी फॉरेस्ट रिजर्व राइट्स यानी कि अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य भी कौन सा बन गया मई 2022 में। आंसर होगा छत्तीसगढ़। तो CFR यानी कि सामुदायिक वन संसाधन अधिकार यानी कि कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट रिजर्व। तो अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने पहली बार राष्ट्रीय उद्यान के भीतर स्थित एक गांव के सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता दी है, और छत्तीसगढ़ ऐसा करने वाला दूसरा राज्य बना है जिसने राष्ट्रीय उद्यान के अंदर CFR अधिकारों को मान्यता दी है। मतलब छत्तीसगढ़ सरकार ने कांगेर घाटी जो नेशनल पार्क है वहां पे, उसके भीतर स्थित है एक गुड़िया पदार गांव, उसके CFR अधिकारों को मान्यता दी है। मतलब वहां का जो गांव हो गया, वहां का जो समुदाय हो गया, उसको उस जंगल की जिम्मेदारी सौंप दी गई है कि वो अब उसका मैनेजमेंट संभाले, उसकी रक्षा करे, उसका संरक्षण करे। और याद रखना, इस तरह की मान्यता देने वाला ये दूसरा राज्य बना है। पहला था उड़ीसा 2016 में, जिसने सिमलीपाल नेशनल पार्क में भी ऐसा ही किया था। तो पहला उड़ीसा, दूसरा हो गया छत्तीसगढ़। ये आप याद रखना, बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि अभी हाल ही में मनी स्पाइडर देश में पहली बार कहां देखा गया। तो आंसर होगा वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मनी स्पाइडर वैसे तो ये आमतौर पर यूरोप के घास के मैदानों में पाया जाता है, पर अभी केरल में जो वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहां पर इसे पहली बार देखा गया। अच्छा, मुझे बताओ भारत का नवीनतम नेशनल पार्क कौन सा है। देहिंग पटकई नेशनल पार्क जो आपको मिलेगा असम में। और भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, ये छत्तीसगढ़ का है। छत्तीसगढ़ का तो चौथा है और भारत का 53वां है, 53। इससे पहले 52वां नंबर का था रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य जो राजस्थान बूंदी में है। बाकी अभी अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में सुना है, ये उत्तराखंड में है और अभी इसे इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया था। तो ये ध्यान रखना चीजें, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, भारत के पहले लेवेंडर फेस्टिवल का आयोजन ये कहां पे किया गया। आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के भद्रवाह में देश के पहले लेवेंडर फेस्टिवल का आयोजन किया गया। अभी 25 और 26 मई को इसका आयोजन हुआ था और इस उत्सव का मकसद है लेवेंडर को बढ़ावा देना। और आपको बता दूं कि लेवेंडर को डोडा ब्रांड उत्पाद के रूप में नामित किया गया है। और ये जो डोडा स्थान है ये भारत की बैंगनी क्रांति यानी कि पर्पल रिवॉल्यूशन यानी कि एरोमा मिशन का जन्म स्थल है। एरोमा मिशन मतलब इसमें वो पौधे आते हैं जो सुगंधित भी होते हैं, खुशबूदार भी होते हैं और मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी रखते हैं। जैसे कि तुलसी हो गया, तुलसी खुशबू भी आती है और मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी रखते हैं, पर जो लेवेंडर है ये इन सब में बेस्ट होता है। और आपको बता दूं, देश का पहला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन ये भी भद्रवाह में बनाया जा रहा है। ये भद्रवाह ये आपको डोडा जिले में ही मिलेगा। तो ये याद रखना आप कि भारत का पहला लेवेंडर फेस्टिवल का आयोजन कहां पे किया गया, जम्मू कश्मीर में। बढ़ते हैं आगे। तो बताइए, भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट किसने चालू किया। अदानी एनर्जी ने। तो अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की एक यूनिट है, इकाई है अदानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर 1 लिमिटेड, जिसने राजस्थान के जैसलमेर में 390 मेगावाट के विंड और सोलर हाइब्रिड एनर्जी प्लांट को शुरू किया। और इस तरह से ये भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र बन गया, प्लांट बन गया। मतलब यहाँ पे जो एनर्जी है वो विंड से भी बनेगी और सोलर से भी बनेगी। कहने की बात यह है, याद रखना कहाँ पे, राजस्थान के जैसलमेर में। ये भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट है। बढ़ते आगे। तो बताइए, अभी कौन सी भारतीय कंपनी भारतीय गैस एक्सचेंज में कारोबार करने वाली पहली कंपनी बन गई। ONGC। तो राज्य के स्वामित्व वाली ONGC ये भारतीय गैस एक्सचेंज में कारोबार करने वाली पहली कंपनी बन गई है। इसी के साथ ONGC ने भारत की पहली एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनी बनकर भी इतिहास रच दिया है। अच्छा, HPCL से आपको याद आएगा, एक तो इसके अभी CMD बने पुष्प कुमार जोशी और इसने एक नॉन फ्यूल रिटेल स्टोर भी शुरू किया हैप्पी शॉप के नाम से। और गेल की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ये बनाएगा। और ONGC की पहली महिला निदेशक बनी थी अलका मित्तल। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन कहां पे किया गया। तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर में।
तो जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा और जो केंद्रीय मंत्री है हमारे जितेंद्र सिंह, तो अभी उन्होंने जम्मू कश्मीर के कठुआ में उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य क्या है, हर साल 25 नए स्टार्टअप को तैयार करना। और इसमें किस पर रिसर्च किया जाएगा, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सुगंधित और औषधीय जो पौधे हैं उन पर रिसर्च करने के लिए इसको शुरू किया गया है। तो ध्यान रखना, उत्तर भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, जम्मू कश्मीर में। बढ़ते आगे। तो बताइए, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का प्लांट का उद्घाटन किया, तो आंसर होगा कलोल, गुजरात में। तो ये नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट है जिसका उद्घाटन अभी गुजरात के कलोल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, और ये दुनिया का पहला है, इसीलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और इसका उद्देश्य क्या है, किसानों की आय को बढ़ाना, उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। किसने बनाया इसको, इफ्को ने बनाया। इफ्को मतलब इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, इसके हेड हैं दिलीप संघानी। आपको याद होगा दुनिया का पहला नैनो यूरिया किसने बनाया था, वो भी इफ्को ने ही बनाया था, तब भी हमने इसके बारे में पढ़ा था। और इफ्को से आपको एक और प्रश्न याद आएगा, वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर रिपोर्ट 2021 आई थी, उसमें पहले स्थान पर रहा था इफ्को। तो ये आप याद रखेंगे प्रश्न कि दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट का उद्घाटन कहां पे किया गया, गुजरात के कल्लोल में। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताओ, गुजरात के गिफ्ट सिटी में शाखा खोलने की मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला जापानी बैंक कौन सा बना, तो आंसर होगा MUFG बैंक। तो याद रखना कि MUFG बैंक ये अभी गुजरात के गिफ्ट सिटी में शाखा खोलने की मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला जापानी बैंक बन गया है। ये भारत में बैंक की 6ठी शाखा होगी, इसकी 6ठी ब्रांच होगी। एक्चुअली में इस बैंक ने 1953 में मुंबई में अपनी पहली ब्रांच खोली थी, और ये जो MUFG बैंक है ना, ये जापान का सबसे बड़ा बैंक है। अच्छा, इसी तरह का एक प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि अभी कौन सा बैंक भारत में अपना पहला क्षेत्रीय कार्यालय गुजरात के गिफ्ट सिटी में खोलेगा, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक आंसर होगा। गिफ्ट सिटी में इसका मतलब क्या हो गया, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक्नोलॉजी सिटी। पढ़ते हैं आगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है, और बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कि अभी किस भारतीय लेखिका ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 जीता, तो आंसर होगा गीतांजलि श्री। ये मैनपुरी यूपी से हैं, भारतीय लेखिका हैं ये गीतांजलि श्री। तो इनकी एक बुक है, या यूं कह दूं इनका एक हिंदी उपन्यास है जिसका नाम है रेत का मकबरा, इंग्लिश में बोलेंगे तो टॉम्ब ऑफ सैंड। उसके लिए इनको इस साल का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला। और इस बुक को ट्रांसलेट किसने किया, यानी कि इसका अनुवाद किसने किया, तो डेजी रॉकवेल ने किया है। तो उनका नाम भी याद रखना, क्योंकि इन दोनों को मिला है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। बुक तो एक्चुअल में इनकी है, गीतांजलि श्री की, लेकिन उन्होंने तो हिंदी में लिखी है, तो इसको ट्रांसलेट भी तो करना था। ट्रांसलेट किया है डेजी रॉकवेल ने। तो आप कह सकते हो कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली किसी भी भारतीय भाषा की ये पहली पुस्तक बन गई है। और अंग्रेजी अनुवाद किसने किया, डेजी रॉकवेल ने। आपको याद होगा पिछले साल का 2021 का बुकर पुरस्कार किसने जीता था, द प्रॉमिस के लिए जीता था साउथ अफ्रीकी लेखक डैमन गलगुट ने। और इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जीता था डेविड डायोप ने। चलो आप मुझे बताओ, अभी 2022 का संगीत कलानिधि पुरस्कार किसने जीता, 2 जने हैं, JJR कृष्णन और विजय लक्ष्मी ने। और 2021 का संगीत कलानिधि पुरस्कार जीता भक्त वत्सलम ने, और 2020 का जीता है R संथान गोपालन ने। आप जानते हो 2021 का सरस्वती सम्मान जो कि 31वें नंबर का था, वो मिला रामदरस मिश्रा को, उनके कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूं के लिए। 31वां GD बिरला पुरस्कार जीता नारायण प्रधान ने, और अभी 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता है नीलमणि फूकन ने, और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता था दामोदर माउजो ने। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार हैं, मैंने आपको बताया, इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है किस भारतीय अभिनेता को फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सेलेंस इन सिनेमा पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा नवाजुद्दीन सिद्दीकी। तो अभी बॉलीवुड एक्टर है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जिनको सिनेमा में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एमी पुरस्कार विजेता अमेरिकन एक्टर हैं विंसेंट डी पॉल, उन्होंने उन्हें एक्सीलेंस इन सिनेमा पुरस्कार से सम्मानित किया। आप जानते हो दीपिका पादुकोण अभी मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में जागरूकता करने के लिए या जागरूकता लाने के लिए इन्होंने टाइम मैगजीन अवार्ड जीता था। अभी 75वां कांस फिल्म फेस्टिवल हुआ था, उसमें जूरी के रूप में इनको चुना गया था। और प्रसून जोशी
इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर प्रसून जोशी और हेमा मालिनी को चुना गया था। रजनीकांत, अभी आप जानते हो, 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार इनको मिला था। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि अभी मई 2022 में किस राज्य ने शिक्षा के क्षेत्र में स्कॉच अवार्ड जीता? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल। तो अभी पश्चिम बंगाल को प्रतिष्ठित स्टार ऑफ गवर्नेंस स्कॉच अवार्ड इन एजुकेशन मिला है। तो 2003 में स्थापित स्कॉच अवार्ड का उद्देश्य क्या है? भारत को एक बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने वाले लोगों, परियोजनाओं और संस्थानों को मान्यता देना। अच्छा, पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, अभी उन्होंने एक पुरस्कार भी जीता था, विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार। इनके ऊपर एक बुक लिखी गई, ममता बियॉन्ड 2021, जिसको लिखा जयंता घोषाल ने। तो याद रखना। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, किसे अचीवर्स ऑफ बेंगलुरु पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर विश्व करियप्पा को। तो सैन ग्रुप ऑफ कंपनीज के एमडी हैं विश्व करियप्पा, उनको अचीवर्स ऑफ बेंगलुरु पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और ये जो पुरस्कार है ये उन्हें दिया जाता है जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता हासिल की है। बाकी रॉयल गोल्ड मेडल अभी मिला था 2022 का बीवी दोषी को। और व्हीटली गोल्ड अवार्ड किसे मिला था? चारुदत्त मिश्रा को मिला था, हिम तेंदुए के संरक्षण के लिए। पढ़ते आगे। तो बताइए, अभी मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 17वें संस्करण में किस देश को कंट्री इन फोकस चुना गया? तो आंसर होगा बांग्लादेश को। तो मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का ये 17वां संस्करण था, जो अभी 29 मई को शुरू हुआ था और 4 जून तक चला। और कहाँ पे हुआ? मुंबई में। और बांग्लादेश की आज़ादी के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में अभी बांग्लादेश को कंट्री इन फोकस के रूप में चुना गया। आपको याद होगा पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 हमने बात की थी, इसमें गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में भारत ने भाग लिया था। और यूनेस्को वर्ल्ड बुक फेस्टिवल 2022 के लिए बात करेंगे, किसे वर्ल्ड बुक कैपिटल नामित किया गया? तो आंसर होगा मैक्सिको के ग्वाडलाजारा को। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, किस राज्य को तंबाकू नियंत्रण के लिए विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 मिलेगा? तो आंसर होगा झारखंड को। तो झारखंड में तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के प्रयासों को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने राज्य को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 के लिए चुना। आप जानते हो वर्ल्ड नो टोबैको डे हम कब मनाते हैं? 31 मई को। और नो स्मोकिंग डे भी होता है, जो मार्च के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है, जो इस बार हमने 9 मार्च को मनाया। अभी WHO ने एक एप्लीकेशन भी लॉन्च किया था जिसका नाम है क्विट टोबैको ऐप। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, मई 2022 में कान फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म ने पाल्मे डी और पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा ट्रायंगल्स ऑफ सैडनेस। तो कांस फिल्म फेस्टिवल, याद रखना, ये इसका 75वां संस्करण है, 75th एडिशन है, जो फ्रांस के पेरिस में हुआ और यहीं पे होता है ये तो। और इसमें स्वीडिश निर्देशक हैं रूबेन ऑस्टलैंड, उनकी फिल्म है ट्रायंगल ऑफ सैडनेस। इसको सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जिसे कहते हैं पाल्म डी और, उससे सम्मानित किया गया। और आपको बता दूं कि कांस फिल्म फेस्टिवल में ये पुरस्कार जीतने वाली रूबेन ऑस्टलैंड की ये दूसरी फिल्म है। इससे पहले उन्होंने 2017 में भी द स्क्वायर नाम की मूवी के लिए ये पुरस्कार जीता था। अच्छा, यहाँ पे एक और पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि एक भारतीय फिल्म निर्माता है शौकन सेन, उनका नाम है, और उनकी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जिसका नाम है ऑल दैट ब्रीथ्स। और इसने अभी बेस्ट डॉक्यूमेंट्री प्राइज जीता यहाँ पे, जिसको कहते हैं अलॉयल डी और पुरस्कार। वैसे इस अवार्ड को द गोल्डन आई अवार्ड के रूप में भी जाना जाता है। तो बताओ, कांस फिल्म फेस्टिवल का ये कौन सा संस्करण है? 75वां संस्करण है। और याद रखना, भारत कंट्री ऑफ ऑनर बनने वाला पहला देश बना था। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि पहली बार किसी देश को कंट्री ऑफ ऑनर के रूप में चुना गया और वो देश भारत है। और अभी किस भारतीय अभिनेत्री को जूरी सदस्य के रूप में चुना गया? तो दीपिका पादुकोण को। अच्छा, इसी तरह से अगर पूछें कि 2022 में जो ऑस्कर अवार्ड्स थे वो कौन से नंबर के थे? 94th नंबर के। और बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था कोडा को। बेस्ट एक्टर थे विल स्मिथ किंग रिचर्ड नाम की मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस रही थी जेसिका कैस्टेन द आइज ऑफ टेमी फ्ले के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर रही जैन कैम्पेन द पावर ऑफ डॉग नाम की मूवी के लिए। और पूछे कि ऑस्कर जीतने वाले पहले बधिर पुरुष अभिनेता कौन बने? तो ट्राय कोट्सर। तो ये सब याद रखना पॉइंट। बढ़ते आगे।
तो इस प्रश्न में आपको बताना है IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 के पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर है? चौथे स्थान पर है। तो 2022 में हुए इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप, ये इसका 12वां संस्करण हुआ। कहाँ पे? टर्की के इस्तांबुल में, जिसमें भारत ने तो टोटल 3 मेडल जीते हैं, जिसमें से 1 गोल्ड है और 2 ब्रोंज है। और इसी के साथ भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। पहले स्थान पे है टर्की। टर्की ने 5 गोल्ड और 2 ब्रोंज जीते हैं। अच्छा, भारत ने जो ये एकमात्र गोल्ड जीता ना, किसने दिलाया गोल्ड? निखत जरीन ने। ये तेलंगाना के बॉक्सर है और इस तरह से ये विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली 5वीं भारतीय महिला मुक्केबाज भी बन गई है। तो याद रखना ये सब। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं किस भारतीय लॉन्ग जंपर ने 12वीं इंटरनेशनल जंपिंग मीटिंग में गोल्ड जीता? तो आंसर होगा मुरली श्रीशंकर। अच्छा, ये 12वीं इंटरनेशनल जंपिंग चैंपियनशिप कहाँ पे हुई? ग्रीस में, जिसमें अभी भारत के लॉन्ग जंपर हैं मुरली श्रीशंकर, इन्होंने गोल्ड जीता। और आपको बता दूं, वर्तमान में लॉन्ग जंप का नेशनल रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है 8.36 मीटर का। हर्षदा शरद गरुड़ ये जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय बनी थी। तस्नीम मीर ये गुजरात की हैं और अभी दुनिया की नंबर 1 जूनियर बैडमिंटन प्लेयर बनी थी। जबकि पूजा जातियान पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में सिल्वर जीतने वाली पहली भारतीय बनी थी ये। तो ये सब याद रखना आप। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर विश्व कप 2022 में भारत कौन से स्थान पे रहा? पहले स्थान पे। अच्छा, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर विश्व कप 2022, इसका आयोजन अभी जर्मनी में हुआ। इसमें भारतीय जूनियर शूटिंग टीम ने टोटल 33 मेडल जीते। 13 गोल्ड, 15 सिल्वर और 5 ब्रोंज रहे। और इसी के साथ भारत पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। दूसरे पे इटली रहा, जिसने 4 गोल्ड जीते हैं। अच्छा, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको म्यूनिक, जर्मनी में। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, इंडियन ओपन ऑफ सर्फिंग में पुरुषों की ओपन सर्फ श्रेणी में राष्ट्रीय चैंपियन कौन बन गए? तो आंसर होगा रमेश बुधियाल। तो अभी कर्नाटक के रमेश बुधियाल को इंडियन ओपन ऑफ सर्फिंग में तमिलनाडु के अजीश अली को हरा करके पुरुषों के ओपन सर्फ श्रेणी में ये राष्ट्रीय चैंपियन बन गए हैं। जबकि वुमेन्स कैटेगरी में बात करेंगे तो शुगर बनारस से ये महिलाओं के ओपन सर्फ कैटेगरी में राष्ट्रीय चैंपियन बनी है। इस प्रतियोगिता का आयोजन सर्फिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था। कहाँ पे? कर्नाटक के मंगलुरु में। अच्छा, सर्फिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? अरुण वसु है। तो ध्यान रख लेना इसको भी। इतना कोई ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता दिया कि क्वेश्चन छूटे ना बस। बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया। नाम क्या है उनका? नरेंद्र बत्रा। तो भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष थे नरेंद्र बत्रा, जिन्होंने अभी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वैसे आपको बता दूं, ये अभी खाली नहीं हो गए। ऐसा नहीं है इस्तीफा दे दिया अभी खाली हो गए। अभी इनके पास अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष का पद भी है। अच्छा, अभी दिल्ली के उपराज्यपाल कौन बने थे? लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना। और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के अध्यक्ष बने संजीव बजाज, उनका नाम है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए हैं 25वें नंबर के, उनका नाम है राजीव कुमार। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, हाल ही में किस भारतीय को WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की व्यापार पर तकनीकी बाधाओं पर समिति का अध्यक्ष बनाया गया? तो आंसर होगा अनवर हुसैन शेख। तो भारत सरकार के एक अधिकारी हैं अनवर हुसैन शेख, जिनको अभी व्यापार पर तकनीकी बाधाओं पर विश्व व्यापार संगठन की समिति का अध्यक्ष बनाया गया। मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो बैरियर है उसके लिए एक कमेटी है, उसके ये अध्यक्ष बने हैं, जो कि एक भारतीय हैं। और यही इस प्रश्न को इंपॉर्टेंट बनाता है। देखो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 1995 को। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके मेंबर देश हैं 164 और सबसे नवीनतम 164 नंबर का है अफगानिस्तान। अभी इसकी पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी है नागोजी ओंकाजाइवेला, ये नाइजीरिया की हैं। अच्छा, मुझे बताओ, हज समिति के अध्यक्ष कौन बने अभी? AP अब्दुल्ला कुट्टी। और ऑस्कर जीतने वाले पहले मुस्लिम एक्टर बने रिज अहमद। तो इनका नाम भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, IBA इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की एथलीट समिति का अध्यक्ष अभी किसे बनाया गया? तो आंसर होगा लवलीना बोर्गोहेन। लवलीना बोर्गोहेन, पहले तो याद रखो ये एक बॉक्सर है। आपको याद भी होगा वैसे, क्योंकि अभी टोक्यो ओलंपिक 2020 में ब्रोंज जीता था इन्होंने बॉक्सिंग में। और अभी इन्हें IBA की यानी कि इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की एथलीट समिति का अध्यक्ष बनाया गया।
और इसी के साथ एक भारतीय मुक्केबाज और हैं, शिव थापा, जिनको अभी इस एथलीट समिति के सदस्य के रूप में चुना गया। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन हेडक्वार्टर इसका लुजेन स्विट्जरलैंड में है और इसके अध्यक्ष है उमर क्रेमलेव। ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे। अच्छा, लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला? तो आंसर होगा प्रदीप कुमार मोहंती को। तो अभी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती को लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार सौंपा, क्योंकि अभी तक हमारे जो लोकपाल अध्यक्ष थे पिनाकी चंद्र घोष, अभी ये मई में इनका कार्यकाल पूरा हो गया। तो लोकपाल का नेतृत्व एक अध्यक्ष करता है और इसमें 8 सदस्य हो सकते हैं। तो याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के लोकपाल के पहले अध्यक्ष कौन थे, पिनाकी चंद्र घोष 2019 में बने थे, लेकिन अभी इनका कार्यकाल समाप्त हो गया। और वर्तमान में लोकपाल में कितने सदस्य हैं? तो 6 हैं। तो जो ये लोकपाल होता है, इसके पास केंद्र सरकार के सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों और भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जांच करने का अधिकार होता है। और आपको याद होगा 2021 में लोकपाल के सचिव कौन बने थे? ब्रज कुमार अग्रवाल बने थे। अच्छा, अभी दिल्ली के उपराज्यपाल कौन बने? विनय कुमार सक्सेना। सीबीएसई की नई अध्यक्ष बनी है निधि छिब्बर और एचपीसीएल के सीएमडी बने हैं पुष्प कुमार जोशी। याद रहेगा, बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है, आरबीआई ने बैंकों की उपभोक्ता सेवाओं में सुधार के लिए किसकी अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति का गठन किया? तो आंसर होगा बीपी कानून को। तो अभी आरबीआई ने बैंकों के उपभोक्ता सेवाओं का असेसमेंट यानी कि उनका मूल्यांकन करने के लिए एक समिति का गठन किया। किसकी अध्यक्षता में? बीपी कानून को। और किस लिए किया? तो बैंकों के उपभोक्ता सेवाओं में सुधार के लिए, उसके मूल्यांकन के लिए। इसमें टोटल 6 मेंबर हैं। अच्छा, अभी आपको याद होगा डिफाल्टरों से धन की वसूली के लिए सर्वोच्च न्यायालय समिति का प्रमुख बनाया गया था प्रदीप नंदरा जोग को, और चारधाम परियोजना पर समिति के अध्यक्ष बने थे AK सीकरी। ध्यान रखना, ये सब पढ़ते आगे। चलिए बताइए, आरबीआई के सर्वे के अनुसार भारत में कौन सा मुद्रा नोट सबसे पसंदीदा बैंक नोट है? तो आंसर होगा 100 रुपए का। तो अभी आरबीआई ने एक सर्वे किया और उसमें पाया कि भारत में लोग 100 रुपए के नोट को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, जबकि 2000 रुपए का नोट सबसे कम पसंद किया जाता है। वहीं अगर सिक्कों में बात करेंगे तो 5 रुपए का सिक्का सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, जबकि 1 रुपए का जो सिक्का है उसे सबसे कम पसंद किया जाता है। चलो अब आप मुझे बता दो, 100 रुपए का जो करेंसी नोट है उस पर किसका चित्र अंकित है? यह आपके लिए प्रश्न होगा। और दूसरा प्रश्न यह है, कोणार्क सूर्य मंदिर, इसका चित्र किस नोट पे अंकित है? दोनों उल्टे प्रश्न मैंने आपसे पूछ लिए, बताओ। अब बढ़ते आगे। चलिए बताइए, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की थीम क्या है? तो आंसर होगा वेस्ट टू वेल्थ। एक्चुअली में अभी केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का 8वां संस्करण लॉन्च किया। इसकी थीम रखी है वेस्ट टू वेल्थ। तो इस सर्वेक्षण में 3R के सिद्धांतों को भी प्राथमिकता दी जाएगी। 3R मतलब रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज। आपको बता दूं, स्वच्छ भारत मिशन, इसकी शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2014 को। ये जो मिशन है ना, 2 भागों में चलाया जा रहा है। जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत तो आता है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, और आवासन और शहरी मामले के अंतर्गत आता है स्वच्छ भारत मिशन शहरी। फिर अभी 1 अक्टूबर 2021 को स्वच्छ भारत मिशन 2.0 को लॉन्च किया गया, और अब ये स्वच्छ भारत मिशन 2.0 2025-26 तक जारी रहेगा। तो ये भी पॉइंट्स ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में मासिक धर्म स्वच्छता दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 28 मई को। तो मासिक धर्म स्वच्छता दिवस यानी कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे, यह हर साल 28 मई को मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है? मासिक धर्म के कारण दुनिया भर में महिलाओं और लड़कियों के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए समाधानों को उजागर करना इसका उद्देश्य है। अभी हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2022 ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 31 मई को। आप जानते हो हर साल 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे के रूप में मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है? नागरिकों के बीच तंबाकू के उपयोग के खतरों के बारे में जागरूकता पैदा करना। इंपॉर्टेंट रहेगी इस बार की थीम क्या है? तंबाकू हमारे पर्यावरण के लिए खतरा है, यानी कि टोबैको थ्रेट टू आवर एनवायरमेंट। और अभी 2-3 दिन पहले ही हमने पढ़ा था कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने झारखंड को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 के लिए चुना है। अच्छा, ये तो हो गया वर्ल्ड नो टोबैको डे। एक नो स्मोकिंग डे के बारे में भी हमने पढ़ा था, जो मार्च के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है। हमने अभी उसे 9 मार्च को मनाया था। अभी आपको याद होगा WHO ने
क्विट टोबैको नाम से एक एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 30 मई को। तो हर साल 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 30 मई को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 30 मई 1826 को हिंदी का पहला समाचार पत्र शुरू हुआ था। और क्या नाम था उसका? उद्दंड मार्तंड। और इसके संस्थापक कौन थे, यानी कि किसने शुरू किया? पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने। और वैसे अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत में छपने वाला पहला अखबार कौन सा था, तो आंसर होगा बंगाल गजट। ये अंग्रेजी भाषा का था। और ये उद्दंड मार्तंड ये हिंदी भाषा का था। अच्छा मुझे बताओ, भारतीय पत्रकारिता का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन रॉय को। और इनकी भी एक पत्रिका थी, उसका नाम था संवाद कौमुदी। और अगर आपसे पूछे कि समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहते हैं, तो सर चार्ल्स मेटकॉफ को। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 1936 के बीच में भारत के गवर्नर जनरल थे और उन्होंने प्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता दी थी, इसीलिए कहते हैं। अब यहाँ पे दो शब्द आपको दिख रहे हैं, हिंदी और पत्रकारिता। तो हिंदी से आपको याद आएगा हिंदी दिवस, ये हम 14 सितंबर को मनाते हैं। और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं। और पत्रकारिता से आपको याद आएगा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, ये हम कब मनाते हैं? ये 3 मई को मनाया जाता है। और इस बार इसकी थीम क्या थी? डिजिटल घेराबंदी के तहत पत्रकारिता, जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सेज। वैसे एक नेशनल प्रेस डे भी होता है, वो हम 16 नवंबर को मनाते हैं। अच्छा, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अभी वर्तमान में चेयरमैन कौन है? अविक सरकार है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया अभी, उसमें भारत की रैंक क्या है? 150 है। टॉप किया है नॉर्वे ने। और आप पूछो कि इस इंडेक्स को जारी कौन करता है, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। अच्छा, एक पत्रकार का नाम अभी न्यूज में था, उनका नाम है दानिश सिद्दीकी। मैं आपसे जानना चाहूंगा अभी इन्हें कौन सा सम्मान मिला है, ये बताओ आप। हम बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी विश्व भूख दिवस वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 28 मई को। तो भूखमरी से पीड़ित लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हर साल 28 मई को वर्ल्ड हंगर डे के रूप में मनाया जाता है। इसका मकसद क्या है? दुनिया भर में भूख से मर रहे लोगों का समर्थन करना। और इस बार की थीम है #यूथ एंडिंग हंगर। अच्छा, अब हंगर की बात आ गई तो आपके माइंड में चल रहा होगा ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021, उसमें भारत की रैंक क्या थी? 101। और वैसे जीरो हंगर का लक्ष्य क्या है? 2030 का है। अच्छा, हम हंगरी हैं तो क्या चाहिए? फूड चाहिए। फूड मतलब वर्ल्ड फूड डे, ये हम कब मनाते हैं? 16 अक्टूबर को, क्योंकि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है 16 अक्टूबर 1945। अच्छा, हंगर से आपको एक देश भी याद आएगा, हंगरी। अब यही आपके लिए होमवर्क प्रश्न होगा कि हंगरी की पहली महिला अभी प्रेसिडेंट कौन बनी है, ये उत्तर आपको देना है। हम बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, तो इस प्रश्न में आपको बताना है वर्ष 2023 में क्वाड का 5वां शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित होगा? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया में। क्वाड में कौन कौन से देश आते हैं? 4 देश आते हैं, भारत, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया। जिसका उद्देश्य क्या है? हिंद प्रशांत क्षेत्र का विकास करना, इंडो पैसिफिक रीजन का डेवलपमेंट करना। इसकी जो पहली बैठक है ये 2021 में हुई थी, वर्चुअली यूएस में आयोजित की गई थी। अभी इस साल 2022 में ये चौथी बैठक हुई इसकी टोक्यो जापान में। और अब कह रहे हैं अगले साल जो 5वीं बैठक होगी वो ऑस्ट्रेलिया में होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। वैसे अभी जापान के प्रधानमंत्री कौन है? फूमियो किशिदा हैं। यूएस के प्रेसिडेंट आप जानते ही हो, जो बाइडेन है। और ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री का नाम जरूर याद रखना, अब स्कॉट मॉरिसन नहीं है, अब कौन बन गए हैं? एंथनी एल्बनीज। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, बुक है जिसका नाम है लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर। इस बुक को किसने लिखा? रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। अच्छा, रस्किन बॉन्ड से कई सारी किताबें आप लोग पढ़ते रहते हो, आप मुझे बताओ उनकी पहली किताब कौन सी थी? तो आंसर होगा द रूम ऑन द रूफ। बाकी अब भी आपको याद है लीडर्स पॉलिटिशियन सिटीजन नाम की बुक को किसने लिखा? रशीद किदवई ने। नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन नाम की बुक को लिखा विनोद रॉय ने। और क्वीन ऑन फायर नाम की बुक को लिखा देविका रंगाचारी ने। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है किस संस्थान ने परम पोरुल नाम से एक सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है? तो आंसर होगा एनआईटी तिरुचिरापल्ली ने। अच्छा चलो, आप लोग मुझे बताओ कंप्यूटर साक्षरता दिवस ये कब मनाया जाता है? बताओ। हम बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना किसने शुरू की? तो राजस्थान ने।
तो अभी राजस्थान सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना को शुरू किया। सरकार ने बजट 2022-23 में इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को हर साल 100 दिनों के लिए रोजगार देने की अभी घोषणा की है। अच्छा, इसी तरह से आपको याद होगा हिमाचल प्रदेश ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना को शुरू किया था और इसमें उन्होंने कहा था 120 दिन का सुनिश्चित रोजगार देंगे वो लोग, और राजस्थान ने कहा 100 दिन का देंगे। और राजस्थान सरकार ने ही सभी को स्वास्थ्य बीमा देने के लिए एक योजना भी शुरू की थी, चिरंजीवी योजना। इसकी बीमा राशि अभी 5 लाख रुपए से बढ़ा के 10 लाख रुपए कर दी है। ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी किस राज्य मंत्रिमंडल ने राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री को राज्य द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों का कुलपति बनाने वाले विधेयक को मंजूरी दी? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल। वैसे तो आप सभी को पता होगा कि राज्य के जो भी राज्यपाल होते हैं वो उस राज्य के यूनिवर्सिटीज के चांसलर भी होते हैं, पर अभी पश्चिम बंगाल ने कहा कि अब चांसलर राज्यपाल न होकर के मुख्यमंत्री होंगे। वैसे पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़ है और मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, सेला पास के नाम पर किस राज्य में पाई गई बंदर की प्रजाति का नाम रखा गया? तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। तो अभी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने अरुणाचल प्रदेश में बंदर की एक नई प्रजाति खोजी है और उसी का नाम सेला पास के नाम पर रखा गया। क्या रखा गया? सेला मकाक या मकाका सेला, आप बोल दीजिए। तो अभी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने बताया कि नई प्रजाति जो है यह आनुवांशिक रूप से इस क्षेत्र की अन्य प्रजातियों से अलग है। एक्चुअली में अरुणाचल प्रदेश में जो ये सेला दर्रा है उसकी वजह से ये प्रजाति दूसरी प्रजातियों से अलग रही, इस दर्रे की वजह से। इसी कारण तो इस सेला दर्रे के नाम पे इस नई प्रजाति का नाम रखा गया है। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश में आपको बोमडिला दर्रा भी मिलेगा और नामदफा नेशनल पार्क ये भी आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो अभी नई दिल्ली में तीसरे ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 का आयोजन किया गया, तो ये याद रखना। एक्चुअली में सरकार चाहती है कि किसान रसायन मुक्त खेती करें, यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, और कई प्राइवेट संस्थाएं भी इस क्षेत्र में आगे आकर के जैविक उत्पादों के रोजगार, उसके व्यापार और कारोबार को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता कार्यक्रम भी चला रही है। और इसी के लिए मतलब देश में परंपरागत कृषि को बढ़ावा देने के साथ जैविक उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ये ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो का भी आयोजन किया गया। इस साल ये इसका तीसरा संस्करण था। चलो 2-3 प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा ओरली कि अभी फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया कौन सा है? सिक्किम है। और फर्स्ट ऑर्गेनिक कंट्री कौन सा है? भूटान है। और बताओ फर्स्ट ऑर्गेनिक यूनियन टेरिटरी कौन सा है? लक्षद्वीप है। वैसे लद्दाख भी ऑर्गेनिक प्रदेश बनना चाहता है और उसके लिए उसने लक्ष्य रखा है 2025 का, और इसी के लिए उसने सिक्किम के साथ समझौता भी किया था। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए एक मसौदा समिति का गठन किया? तो आंसर होगा उत्तराखंड। तो अभी उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए एक समिति का गठन किया है। और पूछें कि किसकी अध्यक्षता में? तो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस हैं एक रंजना देसाई, उनकी अध्यक्षता में। क्यों? यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए। अच्छा, इसका मतलब क्या है? तो जैसा कि आप जानते हो, आप किसी भी राज्य में हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, अगर आप कोई गुनाह करते हो या कोई भी एक व्यक्ति है वो कोई गुनाह करता है तो उसके लिए जो कानून होगा वो हर जगह समान होगा। जैसे किसी ने चोरी कर दिया, किसी ने मर्डर कर दिया, तो उसके लिए जो कानून होगा वो समान होगा, चाहे आप किसी भी राज्य में, किसी भी गांव में, किसी भी पद पे हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो। ये तो आपको पता है। पर इसके अलावा कुछ और भी मुद्दे होते हैं, जैसे कि विवाह की उम्र को लेकर के मुद्दे हो गए, तलाक, उत्तराधिकार, बच्चों की कस्टडी, पारिवारिक संपत्ति का बंटवारा। तो इनके लिए जो कानून होता है ये हर जगह, हर धर्म में ये अलग अलग होता है। तो समान नागरिक संहिता लागू होने से क्या होगा? पूरे देश में इन सभी मुद्दों पर भी समान कानून लागू हो जाएगा, चाहे फिर नागरिक किसी भी धर्म से, किसी भी संप्रदाय से या मत से हो, किसी भी पद पे हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, आपके मन में प्रश्न आएगा, क्या कोई ऐसा राज्य है जहां पे अभी समान नागरिक कानून लागू है? तो आंसर होगा यस, गोवा में। तो समान नागरिकता संहिता लागू होने से क्या होगा? सब चीजें बराबर हो जाएंगी, फैसले जल्दी होंगे। एक लाइन में बोलेंगे, इस पूरे सार निकालेंगे यहां से, तो एक देश एक कानून लागू हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना आप। इसके लिए अभी समिति गठित की है उत्तराखंड सरकार ने। किसकी अध्यक्षता में? रंजना देसाई की अध्यक्षता में।
तो गाइज ये लीजिए, इसी वीडियो के साथ पूरा मई महीना आपका खत्म हो चुका है। सारे वीकली वीडियोस हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब क्विज आपके लगानी जिम्मेदारी है। क्विज लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए। पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे। और प्लीज़ वीडियोस को सपोर्ट जरूर कीजिए। हमें सपोर्ट, मोटिवेशन ही नहीं मिलता है, आप लोगों का सपोर्ट ही नहीं मिल पा रहा है इतनी मेहनत करने के बावजूद भी, इसलिए फिर वीडियो बीच बीच में लेजी हो जाते हैं। तो आप लोग सपोर्ट तो दिखाइए कि आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रहे हैं, वीडियो चाहिए नहीं चाहिए। वीडियो को शेयर कीजिए और इसे लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।